गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग द्रव्य के बारे में जानते हैं। द्रव्य के बारे में, द्रव्य के संगठन के बारे में, द्रव्य के प्रकार के बारे में हम समझते हैं। देखिए, द्रव्य क्या है या पदार्थ क्या है? द्रव्य या पदार्थ क्या है? देखिए, द्रव्य जो है वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिसमें भार होता है, जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से कर सकते हैं, उसे हम द्रव्य, पदार्थ, सब्सटेंस, वस्तु, चीज कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस चीज को भी, जिस किसी को भी हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, जिनका एहसास हम अपने सेंस ऑर्गन के माध्यम से कर सकते हैं, उसे हम द्रव्य कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जिसमें भार पाया जाए, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से कर सकते हैं। यह तो रही बात द्रव्य की। उदाहरण के रूप में यह आपका मार्कर है, इसका कुछ वेट है, इसे हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। आपकी हवा है, हवा है, इसको हम क्या कर सकते हैं? सेंस ऑर्गन से हम अपने महसूस कर सकते हैं हवा को। तो ये क्या है? पदार्थ है। ईंट क्या है? पदार्थ है। पत्थर क्या है? पदार्थ है। लकड़ी क्या है? पदार्थ है। पानी क्या है? पदार्थ है। दूध क्या है? पदार्थ है। हाइड्रोजन गैस क्या है? ऑक्सीजन गैस क्या है? ये सारे के सारे पदार्थ हैं। यानी कि दुनिया की ए टू जेड चीज, चीज ही को तो पदार्थ हम कहते हैं, है कि नहीं? चीज ही को तो पदार्थ हम कहते हैं ना। तो हम द्रव्य को दो भागों में बांटते हैं। एक भौतिक प्रकार में और दूसरा रासायनिक प्रकृति के आधार पर। भौतिक प्रकृति के आधार पर और दूसरा है रासायनिक प्रकृति के आधार पर। रासायनिक प्रकृति के आधार पर, ठीक है। भौतिक प्रकृति के आधार पर हम जो है द्रव्य को तीन पार्टों में डिवाइड करते हैं और रासायनिक प्रकृति के आधार पर हम द्रव्य को दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। भौतिक प्रकृति के आधार पर आइए समझते हैं कि द्रव्य, भौतिक प्रकृति के आधार पर द्रव्य क्या है। देखिए, भौतिक प्रकृति के आधार पर द्रव्य को तीन प्रकार में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। नंबर एक ठोस, नंबर दो द्रव, नंबर तीन गैस। इस कितने कितने पार्टों में इसे तकसीम किया गया है? तीन पार्टों में तकसीम किया गया है, तीन हिस्सों में इसे तोड़ा गया है। ठोस, द्रव, गैस। ठोस क्या है? ठोस जिसका शेप और साइज, जिसका शेप मतलब आकार और वॉल्यूम क्या हो, जिसका एक फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम हो। यानी कि जो बिल्कुल फिक्स्ड वॉल्यूम रखते हो, जो फिक्स्ड शेप रखते हो, यानी जिस द्रव्य का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम
ठोस कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका लकड़ी हो गई, आपकी धातुएं हो गई, लेकिन धातुओं में सारी धातुएं तो ठोस होती हैं। आपने पढ़ा होगा कि पारा को छोड़कर तो एक आध अपवाद है धातुओं में, लेकिन खास तौर से जो धातुएं होती हैं वो सॉलिड ही होती हैं। आपका पत्थर है, बर्फ है, इस तरह से बहुत सारी चीजें सॉलिड स्टेट में होती हैं, ठोस अवस्था में होती हैं, इसे हम ठोस कहते हैं। तो ठोस जिसका क्या, जिसका आकार यानी कि जिसका शेप और क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम ये फिक्स्ड हो, वॉल्यूम फिक्स्ड हो, उसे हम कहते हैं क्या, ये दोनों चीजें अगर फिक्स हैं, निश्चित हैं, फिक्स्ड हैं, तो आपका हो जाएगा क्या, पदार्थ वो सॉलिड है। अगर यही पदार्थ इसका सिर्फ क्या आयतन निश्चित हो, परंतु जो शेप है इसका वॉल्यूम फिक्स हो, वॉल्यूम ये क्या हो, फिक्स हो, बट साइज इज नॉट फिक्स, साइज फिक्स नहीं हो, ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में अगर कोई सब्सटेंस है, कोई चीज है, तो उसे हम कहेंगे कि ये लिक्विड है। फॉर एग्जाम्पल, पानी, पानी, आपका दूध, दूध ये क्या है, पानी है, दूध है, तेल है ना, ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, यानी कि इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, बट साइज, इनका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, इसलिए हम इसे ड्रॉ कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। ये तरल होते हैं। अब तीसरी बात है, तीसरा इसका प्रकार है गैस। गैस किसे कहते हैं, गैस द्रव्य की वह भौतिक अवस्था जिसका ना तो शेप फिक्स हो और ना ही वॉल्यूम फिक्स हो, जो ना तो फिक्स शेप रखते हो, ना फिक्स वॉल्यूम रखते हो, जिनका ना तो साइज फिक्स होता हो, ना वॉल्यूम फिक्स होता हो, उसे हम कहते हैं गैस। इसको हम जिस बर्तन में रखेंगे वो उसका पूरा का पूरा जो है क्या करता है, पूरे बर्तन में फैल जाता है, जबकि जो लिक्विड होता है वो पूरे बर्तन में नहीं फैलता है, वो पूरे बर्तन का आकार ले लेता है, बर्तन के जैसा हो जाता है, आकार में परिवर्तन होता है, लेकिन इसके वॉल्यूम में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन इसके गैस में जो है क्या होता है, इसका ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम है, ना तो फिक्स्ड जो है इसकी साइज है। यानी कि इसको अगर हमने क्या किया, एक डिब्बे में अगर हमने गैस रखी हुई है तो वो उस डब्बे में पूरी तरह से फैली हुई है, लेकिन उसी गैस को अगर हम कमरे में छोड़ दें तो पूरे कमरे में फैल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका भौतिक प्रकृति के आधार पर, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। देखिए, रासायनिक प्रकृति के आधार पर जो पदार्थों का वर्गीकरण है इसे हम समझते हैं। देखिए, रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ को, द्रव्य को दो भागों में
हम डिवाइड करते हैं। एक है समांग पदार्थ या समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांग पदार्थ या विषमांगी मिश्रण। देखिए, समांग पदार्थ किसे कहते हैं या विषमांग पदार्थ किसे कहते हैं। चलिए पहले हम लोग विषमांग पदार्थ या विषमांगी मिश्रण के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। विषमांगी पदार्थ या विषमांगी मिश्रण क्या है, ठीक है, इसे हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, रासायनिक प्रकृति के आधार पर अगर हम बात करें तो देखिए, रासायनिक प्रकृति के आधार पर, रासायनिक प्रकृति के बेस पर हम पदार्थ को जो है दो भागों में समांग और विषमांग पदार्थ के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। आइए विषमांग पदार्थ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं पहले कि विषमांग पदार्थ क्या है। देखिए, विषमांग पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिन पदार्थों में भिन्न प्रकार के पदार्थ या दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, उसे हम विषमांग पदार्थ कहते हैं। जैसे जल है, तेल है, इसका मिक्सचर है, विषमांग पदार्थ होगा, मतलब आपस में मिले हुए ना हो। कंकड़ है, बालू के साथ मिला हुआ है, विषमांग पदार्थ। कंकड़ है, चावल के साथ मिला हुआ है, विषमांग पदार्थ है। इसी तरीके से बारूद, मिट्टी, ये सब, दूध है, रक्त है, ये सब विषमांग पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं समांगी पदार्थ या समांग मिश्रण। जिन पदार्थों के प्रत्येक भाग समान होते हैं उसे हम समांग पदार्थ या समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन, अमोनिया, यूरिया, ऑक्सीजन, लोहा, तांबा, इस तरह से और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जिन्हें हम समांग पदार्थ कहते हैं। और समांग पदार्थ को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक है विलयन, दूसरा है शुद्ध पदार्थ। अब विलयन किसे कहते हैं? विलयन किसे कहते हैं? सॉल्यूशन, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी कि विलयन का के अगर हम संगठन की बात करें तो इसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता, यानी कि इनका संगठन परिवर्ती होता है। इनका संगठन कैसा होता है? इनका संगठन परिवर्ती होता है। किसका? विलयन का, ठीक है। विलयन का संगठन जो होता है वो परिवर्ती होता है, यानी कि विलयन किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहेंगे, यानी जिसका कोई एक निश्चित संगठन नहीं होता, इनका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में चीनी और पानी, दोनों के मिक्सचर, दोनों के समांगी मिश्रण को हम कहेंगे कि ये विलयन है, ये सॉल्यूशन है।
यूरिया है, यूरिया पानी के साथ अगर हमने उसे घोल दिया, यूरिया पानी में घुल गई, ये क्या है? विलयन है, सॉल्यूशन है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम शुद्ध पदार्थ के बारे में, इसके बारे में बात करें, शुद्ध पदार्थ के बारे में, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस, ये क्या है? यानी जिन समांग पदार्थों का संगठन निश्चित होता है, जिनका संगठन निश्चित होता है, यानी कि इनका संगठन कैसा होता है? इनका संगठन स्थिर होता है। जिसका संगठन निश्चित होता है उसे हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। यानी कि जिन पदार्थों के संगठन निश्चित और स्थिर होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। सभी रासायनिक जो तत्व हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, ये दोनों शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, तत्व और यौगिक। अब बात कर लेते हैं हम लोग तत्व एलिमेंट के बारे में। तत्व किसे कहते हैं, और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यौगिक की। यौगिक किसे कहते हैं? देखिए, जो तत्व होता है, तत्व वह पदार्थ है जिसको किसी भी रासायनिक पदार्थ, तत्व वह पदार्थ होता है जिसे भी किसी भी रासायनिक विधि द्वारा, जिसे किसी भी रासायनिक तरीके से और अधिक सरल भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, उसे हम कहते हैं क्या? तत्व कहते हैं। अर्थात हम इस प्रकार से अगर हम इसकी डिफिनीशन देना चाहें आधुनिक विचारधारा के अनुसार, तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार इसकी हम जो डिफिनीशन देंगे वो ये कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो केवल और केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने हैं तत्व कहलाते हैं। यानी कि जो एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना हुआ हो, उसे हम कहेंगे एलिमेंट, तत्व कहेंगे। और यौगिक किसे कहेंगे? कंपाउंड किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के एक निश्चित अनुपात में बने हुए पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। माफ करिएगा, यौगिक कहते हैं। यानी कि भिन्न प्रकार के तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कराने पर बने हुए शुद्ध पदार्थ को, बने हुए शुद्ध पदार्थ को, प्योर सब्सटेंस को हम यौगिक कहते हैं। ठीक है। तो आपको समझ में, उदाहरण के रूप में अगर हम तत्व के उदाहरण के रूप में बात करें तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, आयरन, इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट हैं। और यौगिक की बात करें, यौगिक के उदाहरण के बारे में अगर बात करें हम, तो यौगिक के भी बहुत सारे उदाहरण हैं। H2O, NH3, NH4, Cl। ठीक है।
HCl, H2SO4, HNO3, NaOH, ये सारे के सारे कंपाउंड्स यौगिक के उदाहरण हैं। अब हम लोग इस पर थोड़ा सा और विस्तार से चर्चा करते हैं और हम लोग इसके जो भौतिक प्रकृति के आधार पर तत्वों को डिवाइड किया गया है, इसकी क्वालिटीज के बारे में, क्वालिटीज के बेसिस के बारे में जरा सा हम लोग जानते हैं। ठीक है, जरा सा इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, द्रव्य की तीनों भौतिक अवस्थाओं के गुणों की हम लोग जरा सा तुलना करते हैं और देखते हैं कि इनके गुणों में की तुलना क्या होती है। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग सबसे पहले इसके आकार के बारे में। आकार ठोस का जो होता है कैसा होता है? निश्चित होता है। इसका आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। इसका आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव का जो आकार होता है और गैस का जो आकार होता है वह अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित होता है। इसका भी आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, इसके अगर आयतन की बात करें तो ठोस का आयतन निश्चित, द्रव का आयतन भी निश्चित होता है। और इसका गैस का अनिश्चित होता है। घनत्व के बारे में बात करें तो इसका जो घनत्व होता है द्रव की अपेक्षा अधिक होता है। द्रव की अपेक्षा अधिक घनत्व होता है। किसका? ठोस का। और जो द्रव होता है इसका घनत्व ठोस से कम परंतु गैस से अधिक होता है। तो इसका जो घनत्व है गैस से अधिक परंतु ठोस से कम होता है। ताप की वृद्धि करने पर ये बहुत ज्यादा ठोस जो होते हैं बहुत ज्यादा नहीं फैलते हैं, यानी कि अधिक प्रसार नहीं होता। ठीक है, जबकि जो द्रव होता है इसमें ठोस की अपेक्षा अधिक प्रसार होता है। ठोस की अपेक्षा अधिक प्रसार होता है। और गैस में क्या होता है? अच्छा देखिए, ये गैस के बारे में बताना। इसका गैस का जो घनत्व होता है ठोस द्रव दोनों से ही क्या होता है? कम होता है।
ठोस ठोस व द्रव दोनों से कम होता है, दोनों से कम होता है। ठीक है। अगर हम ताप वृद्धि की बात करें तो ताप वृद्धि करने पर ठोस में अधिक प्रसार नहीं होता है, जबकि द्रव में ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा प्रसार होता है। और जो गैस होती है इसमें ठोस व द्रव की अपेक्षा बहुत अधिक प्रसार होता है। इसमें ठोस व द्रव की अपेक्षा ज्यादा प्रसार होता है, ज्यादा प्रसार होता है। ठीक है, क्लियर। दबाने पर जो है, अगर हम इस पर दबाव डालें तीनों पर, अलग अलग, ठोस पर, द्रव पर और गैस पर, तो दबाव डालने पर जो दबाने पर इनके आयतन में यानी वॉल्यूम में जो कमी आती है, इसमें जो ठोस होता है उसमें बहुत ना के बराबर कमी आती है, बहुत ही कम कमी होती है, बहुत कम कमी होती है। जबकि जो द्रव होता है इसमें ठोस की अपेक्षा जो है क्या होता है, ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा जो है इस पर दबाव डालने पर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कम होता है दबाव। जब इस पर डालते हैं तो इस पर कम, इसका जो परिवर्तन होता है, कमी आती है, कम कमी होती है, कम कमी होती है। ठीक है। और गैस में बहुत अधिक होती है, बहुत होती है। ठीक है। बहने की क्षमता की अगर बात करें तो ठोस में तो कोई सवाल ही नहीं होता कि ईंट है, पत्थर है ना, कोयला है, लकड़ी है, तो वो अपने आप ही बहे, है ना। बहने की क्षमता, फ्लोइंग कैपेसिटी ना के बराबर होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। और जो द्रव होते हैं ये ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं, ये ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। आपने पानी देखा है ना, पानी को बहते हुए वो ऊपर से नीचे की ओर बहता है ना, यानी ऊपर के क्या होते हैं, कण नीचे जाते हैं और फिर नीचे के ऊपर आते, तो ये ऊपर से नीचे की ओर। इसी तरह से आपने दूध है देखा होगा, है ना, तेल है ना, ये ऊपर से नीचे की तरफ बहते हैं। और ये जो होते हैं ये चारों ओर विस्तृत होते हैं, चारों ओर विस्तृत होते हैं। इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है ना? बोलिए, समझ में आ रही है बातें? ठीक है बच्चों, ठीक है, ये बातें समझ में आ रही हैं, नोट भी करते रहिए इसे। ठीक है, तो नोट जरूर करिएगा इसे। बहरहाल
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। यूट्यूब पर जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वे मास्टर सलमान हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये आप लोगों तक जो है और अधिक हम वीडियो पहुंचा सकें और अच्छे वीडियोस आप तक ला सकें। ठीक है, अब हम इसके गलनांक और क्वथनांक के बारे में, गलनांक और क्वथनांक के विषय में बात कर लेते हैं। तो इसके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं, जो ठोस होता है इसका गलनांक और क्वथनांक सदैव ही निश्चित होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक एक निश्चित होता है, जबकि जो द्रव होता है इसका क्वथनांक निश्चित होता है, गलनांक निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इसका गलनांक, माफ करिएगा, गलनांक निश्चित नहीं होता है, बल्कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि जो इसका क्वथनांक है, क्या है, क्वथनांक है, ये निश्चित होता है। ठीक है, और जो द्रव होते हैं ये सदैव क्रांतिक ताप जो होता है इस पर सदैव निश्चित होते हैं, लेकिन क्रांतिक ताप पर। ठीक है ना, ये क्रांतिक ताप पर निश्चित, ठीक है, सदैव निश्चित होते हैं। ठीक है, क्रांतिक ताप पर सदैव सदैव निश्चित होते हैं। ऊपर की तरफ यहां सदैव मैं लिख दे रहा हूं, क्रांतिक ताप पर ये सदैव निश्चित होते हैं। अगर हम इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में, अंतराणुक आकर्षण बल के विषय में अगर हम बात करें तो इसका जो अंतराणुक आकर्षण बल होता है तो ठोस में बहुत ही अंतराणुक आकर्षण बल जो होता है, अणुओं के मध्य जो बल होता है, यानी जो अवकाश पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, वो ना के बराबर पाया जाता है, यानी कि बहुत कम होता है। इसमें अंतराणुक आकर्षण बल जो होता है बहुत, यानी कि एक अणुओं से दूसरे अणुओं के मध्य की दूरी बहुत कम होती है और द्रव में मध्यम होती है। ठीक है, और गैस में काफी अधिक होती है। ठीक है, अगर हम इसके उदाहरण के एग्जाम्पल की बात करें तो जितनी भी धातुएं हैं पारा को छोड़कर के सभी धातुएं पारा को छोड़कर, पारा को छोड़कर जितनी भी धातुएं हैं सारी धातुएं आएंगी। इसके उदाहरण के बारे में बात करें तो दूध है, तेल है, पानी है, इस तरह से अल्कोहल है, ठीक है,
इस तरह से और भी बहुत सारे। गैस के उदाहरण के बारे में बात करें तो गैस के उदाहरण के बारे में बात करें तो इसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन है,